हेलो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जितने भी एक्सरसाइज आपको कराया, जितने वीडियो हमारे आए हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट बनता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये उत्तरदायित्व बनता है। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर करें। हमको ये ताकि सूचना मिल जाए कि आपको क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम आपकी दूर करेंगे। अब आज आपको हम एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पढ़ाएंगे। उसमें लिखा है कि जितने क्वेश्चन नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय संख्या है, वो आपको चूज करना है या चुनना है या बताना है। ध्यान कीजिए, हमने बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की चर्चा हम पहले वीडियो एक्सरसाइज 1.1 में भी कर चुके हैं। थ्योरी में हमने पढ़ाया है जिनका पूर्ण रूप से रूपांतरण या पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाए या पूर्ण रूप से उनका आंकिक मान मिल जाए, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं, जिसको दूसरी भाषा में आप P/Q के फॉर्म में भी आप कह सकते हैं। लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। अपरिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिनका रूपांतरण पूरी तरह से नहीं हो पाता या एक निश्चित अंतराल के बाद उनके आंकिक मानों में परिवर्तन होता रहता है और वो किसी तरह का पूर्ण मान को प्राप्त नहीं करते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब ध्यान करने की बात है, इसमें अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दी जाती हैं, एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का, चाहे योगफल हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणा हो, चाहे भागफल हो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। इसी तरह से पहले का पहला जो क्वेश्चन है 2 माइनस √5। ध्यान दें, इसमें जो 2 है वो परिमेय संख्या है, बट √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको बताया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, दोनों का चाहे योगफल हो, चाहे गुणनफल हो, चाहे अंतर हो, चाहे भागफल हो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही व्यक्त करता है। एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर आएगा तो वो हमेशा आपकी अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो पहला जो सवाल है वो है अपरिमेय। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट है 3 + √23 माइनस √23। इसको सॉल्व करते हैं हम, ये मिल जाएगा 3 + 20√3 फिर माइनस 20√3। चलो √23 से √23 को आप कट करेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो वैल्यू मिली हमारी वो 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, जस्ट लाइक ये फॉर्म ऑफ P/Q। ये जो फॉर्म है हमारा, ये जो क्रिया है वो P/Q के रूप की है, इसलिए ये जो सवाल आपका दिया गया है यह अपरिमेय ना होकर ये क्या हो जाएगा, परिमेय। इसी तरह और भी जो क्वेश्चन में है हमने बताया जिनका पूर्ण रूप से रूपांतरण हो जाए या जिनका आंकिक मान पूर्ण रूप से संभव हो, वो आपकी हमेशा परिमेय संख्या होंगी। जिनका पूर्ण रूप से रूपांतरण आंकिक मानों में ना हो सके, एग्जैक्ट वैल्यू जिसको आप गिना ज्ञात कर सकें जिसकी, वो हमेशा अपरिमेय ही संख्या होती है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर वर्गमूल में कोई क्वेश्चन है, अगर उसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल लेते हैं तब समझिएगा वो परिमेय संख्या है, अन्यथा अपरिमेय ही संख्या होगी। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है 2 √7 अपॉन 7 √7। ध्यान करें, √7 से √7 को अगर हम कैंसिल कर देते हैं ये मिल जाएगा 2/7। इसको भी ध्यान दें, ये जो फॉर्म मिलेगा वो P/Q का है। तो परिमेय संख्या का जो रूपांतरण होता है वो हमेशा P/Q के रूप में ही होता है, इसलिए ये भी आपकी जो संख्या मिलेगी वो परिमेय संख्या ही होगी। चौथे सवाल को देख लेते हैं।
चौथा क्वेश्चन है 1/√2। अब 1/√2 को ध्यान करें, इसमें जो p की वैल्यू है उसका तो पूरी तरह से वर्गमूल पॉसिबल है या वर्गमूल में है ये नहीं, बट √2 जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या को व्यक्त करती है। तो हमने आपसे बताया एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, उसका चाहे योगफल हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणनफल हो या भागफल हो, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या को ही व्यक्त करता है। इसलिए 1/√2 जो है वो हमेशा आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है 2π। देखिए हमने बताया था आपको, जब पहला वीडियो मेरा हुआ था उसमें हमने आपको कहा था परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की बात, जिनका पूर्ण रूप से रूपांतरण पॉसिबल ना हो वो आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, या जो आंकिक मान को न व्यक्त करें वो भी आपकी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए पाई की वैल्यू वैसे तो आप जानते हैं 22/7 होती है, लेकिन इसका जब मान हम रखेंगे तब 22/7 होता है। वैसे पाई कोई भी आंकिक मान नहीं है, हाँ होगा तब जब हम पाई का मान 22/7 रखेंगे, तब वह p/q का फॉर्म होगा, तब वह परिमेय संख्या होगी। अदरवाइज 2π जो लिखा है वो कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा। हमने बताया पाई का मान हम नहीं रख रहे हैं, पाई का मान जब रखेंगे तब जाके ये परिमेय संख्या होगी। इसलिए 2π जो दिया गया है ये भी आपका अपरिमेय ही संख्या होगी। इसी तरह और भी जितने क्वेश्चन आपके होंगे उनको कीजिएगा, किसी तरह का कोई डाउट जो बनेगा उनको आप क्लियर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। अब वो चाहे गुणा करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो या भाग करना हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपको गुणा कैसे करते हैं उसको सिखाते हैं। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3 + √3 इंटू 2 + √2, इसी का हमको गुणा करना है। ध्यान करें, देखिए गुणा में आप कहाँ गलतियाँ करते हैं उसको खूब ध्यान से समझिएगा। जब भी गुणा करना हो, एक संख्या वर्गमूल में हो दूसरी संख्या वर्गमूल में ना हो, तो गुणा कैसे करते हैं। तो हमेशा ध्यान कीजिए गुणा वाली जो वर्गमूल में संख्या उसको बाद में लिखा करें, और जो बिना वर्गमूल वाली संख्या उसको पहले लिखा करें, वर्गमूल वाली संख्या के पहले। अगर दोनों संख्याएं वर्गमूल में हैं, जिसका आपको गुणा करना है, तो आप दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए और वर्गमूल में ही लिखिएगा। इस तरह से गुणा किया जाता है। अब ध्यान करें, 3 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अब रही बात, 3 यहाँ वर्गमूल में नहीं है लेकिन ये 2 वर्गमूल में है, तो हमने क्या कहा आपसे कि जब वर्गमूल और बिना वर्गमूल की संख्या का गुणनफल करना हो तो वर्गमूल वाली संख्या को बाद में लिखा करें और बिना वर्गमूल वाली संख्या को पहले लिख देते हैं, तो 2 संख्याओं का गुणनफल संभव हो जाता है। अब हम 3 का गुणा अगर √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। अब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह लेते हैं। अब √3 का गुणा 2 से करेंगे तो ध्यान रखने की बात है 3 तो वर्गमूल में है लेकिन 2 वर्गमूल में नहीं है, तो इसलिए 2 को पहले लिखेंगे, √3 को बाद में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2√3। अब सोचें यहाँ 3 और 2 दोनों वर्गमूल में है, जब दोनों संख्याएं वर्गमूल हो तो दोनों को गुणा कीजिए और वर्गमूल में लिख दीजिए। अब जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना कितना 6। यही सवाल का गुणनफल था जो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन इसमें है गुणा करने हैं जिनका, सब का गुणा कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं,
चलिए इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम ले लें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 3 प्लस अंडर रूट 3 और आगे है 3 माइनस अंडर रूट 3। इसी का हमको गुणा करके बताना। ध्यान कीजिए, वैसे तो यहाँ बीजगणित का फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है जो आप जानते भी शायद हों। ए प्लस बी और ए माइनस बी है जस्ट लाइक फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये सवाल जो लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप दिख रहा है, तो यहाँ सीधे सीधे फार्मूला आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो भी लगाइए, या जैसे हमने गुणा करने का प्रोसेस आपको बताया वैसे भी कर सकते हैं। चलो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3 रूट 3। अब चलिए अगले टर्म आते हैं। बिना वर्गमूल को वर्गमूल वाली संख्या से गुणा कैसे करना हमने अभी आपको बताया। 20 अंडर रूट 3 का 3 से गुणा करेंगे तो बिना वर्गमूल वाली संख्या को पहले लिखेंगे और वर्गमूल वाली संख्या को बाद में लिखेंगे। उसके बाद ये चिन्ह माइनस का दिख रहा है, यहाँ पे माइनस लगाइए। अब ध्यान करें 3 में 3 का गुणा कीजिए, दोनों वर्गमूल में है तो वर्गमूल लगाकर लिख भी देते हैं। ध्यान करें ये देखिए पूरी की पूरी संख्या ये और ये दोनों मिल रही हैं, बट एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, लिख देते हैं 9। यहाँ ध्यान दें 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 हो जाता है। अब 9 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो मिलता कितना 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसके जितने पार्ट हैं वो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना मीन्स गुणा कर देना है, और गुणा करने का तरीका हमने आपको बताया। बिना वर्गमूल वाली संख्या को बिना वर्गमूल वाली संख्या और बिना वर्गमूल वाली संख्या का गुणा करना हो तो वर्गमूल वाली संख्या को बाद में हमेशा लिखिए और बिना वर्गमूल वाली संख्या को पहले लिखिए, यही प्रोसेस है। और वर्गमूल में अगर दोनों संख्याएं हैं तो गुणा दोनों को वर्गमूल में कीजिए, वर्गमूल में लिख दीजिए। अगर उसका वर्गमूल पॉसिबल है तो वर्गमूल आप ले लीजिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो वर्गमूल में ना लीजिए, उसी के रूप में उसको लिख दीजिए। ऐसे और भी जो क्वेश्चन है दूसरे तीसरे चौथे उनको आप कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जरूर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बट ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। अब हम क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि के रूप में निरूपित किया जाता है और उसके व्यास को d से इसके अनुपात से यह परिभाषित होता है कि जो पाई है वो c यानी c फॉर सर्कमफरेंस यानी वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वही हमारा पाई होता है। यह तथ्य कहाँ से अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत करता है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या। इस अंतर का विरोध का उदाहरण कीजिए। देखिए सब लोग जानते हैं वृत्त की परिधि के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका वो 2 पाई r होता है, और परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं वृत्त की परिधि। ध्यान कीजिए परिधि को हम इस तरह से लिख सकते हैं c इज इक्वल टू, ये जो पार्ट लिखा गया है इसको हम ऐसा लिख देते हैं पाई इंटू 2r। अब जो व्यास होता है हमेशा वो त्रिज्या का गुना होता है, जो व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जो जब त्रिज्या का 2 गुना होगा तो d फॉर डायमीटर, चलिए हम यहां लिख देते हैं व्यास बराबर होता 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर होता 2 गुणे त्रिज्या। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और त्रिज्या को आप रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको हम 2r लिखेंगे। ध्यान दें इसी तरह इस फॉर्मूले में जहां पर 2r आया है उसकी वैल्यू हम d रख देते हैं। जब इस वैल्यू को d रखते हैं तो c इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू डी। ध्यान करें ये d गुणा इस तरफ लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो जो पाई की वैल्यू हमारी बच रही है c अपॉन डी।
जो पाई का मान मिला वो हमारा कितना c/d। इससे यह आशय निकलता है कि अगर हमको पाई का मान ज्ञात करना हो तो कोई भी वृत्त दिया गया है उसका व्यास मालूम हो जाए और उसकी परिधि, अगर उसका व्यास और उसकी परिधि मालूम हो जाएगी तो कन्फर्म सी बात है वो पाई की वैल्यू ऑलवेज आप ज्ञात कर लेंगे कितनी होती है। तो यहाँ हमको आपके साथ ये चर्चा करनी है कि पाई का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होना चाहिए। क्या जरूरी है? वो है वृत्त की परिधि मालूम होनी चाहिए और वृत्त का कितना व्यास है अगर वो आपको मालूम चल जाए तो पाई की वैल्यू जो आप जानते हैं 22/7 होती है, उस वैल्यू को हम आसानी से यहाँ गणना कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए पाई का मान 22/7 जिसको आप 3.14 के रूप में लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए पाई का मान 22/7 ही मिले। ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं है कि पाई का मान हर एक क्वेश्चन के लिए 22/7 ही मिले, लेकिन वो रियलिटी प्रयोग किया गया है। तो आपके साथ जो हमको चर्चा करनी है तो कोई भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात ही हमेशा पाई का मान संभव नहीं होता है। इसको आप क्लियर हो जाइए। ऐसा नहीं कि आप समझिए कोई भी परिधि और व्यास दिया जाएगा उसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा 22/7 ही मिलेगा या 3.14 मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा अगर हमको व्यास और परिधि का अनुपात परिधि और व्यास का अनुपात लेंगे तो कभी 22/7 भी मिल सकता है, अदरवाइज कोई भी वैल्यू मिलेगी। इससे ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा पाई का मान 22/7 ही होगा। ये हमको आपके साथ जो डिस्कस करनी थी वो हमने किया। किसी तरह का अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको बनेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरी तरह से आपको उसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई भी डाउट बनता है, जब तक आप नहीं कमेंट करेंगे तो हमको ये कंफर्म नहीं होगा हाँ आपको ये समझ नहीं आया। इसलिए आपका ये उत्तरदायित्व बनता है। पढ़िए, वीडियो को आप जरूर देखिए, पीछे जितने वीडियो हैं उनको भी आप पॉज करके देखिए, उसमें भी कहीं किसी तरह का कोई डाउट बनता है बेटा तो आप सभी लोग ये जरूर ध्यान दें कि आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का जवाब हम जरूर दे पाएंगे, अन्यथा हमको मालूम ही नहीं चल पाएगा आप कितना पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ाई जरूर कीजिए। हाँ जरूर कीजिए, सारे क्लास आपके चल रहे हैं, ये जरूर नहीं कि मैथ का है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, जितने सब्जेक्ट आपके हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से रहे जा रहे हैं। आप सब लोग वीडियो देखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे और इसके आगे पीछे जितने क्वेश्चन हैं घर पे आप बैठे ना रह के उसको करेक्ट किया करें सब लोग क्वेश्चन।